I have been told if I could speak about transformative changes to convert green revolution into evergreen revolution. हरित क्रांति को क्या हम सतत हरित क्रांति में बदल सकते हैं, इस बात पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। इन शब्दों को बताने के लिए मैं चाहूँगा कि पहले बताऊँ मैं कि जहाँ हम बैठे हैं इसी के आसपास जो खेत हैं, इन्हीं में शुरू में 1960s के बीच में मध्य में हरित क्रांति का उत्थान हुआ था, जन्म हुआ था और विकसित हुई थी हरित क्रांति। हुआ क्या कि नए जीन्स, ड्वार्फिंग जीन्स राइस व्हीट में लाए गए और उनसे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ डेवलप किए गए जो कि हाई इनपुट यूज़ को लेकर के आगे ज़्यादा पैदा कर सकती हैं। इस तरह से करीब 5-7 साल में ही हमारे बीच में मध्य में ही 65 से मान लीजिए शुरू हुआ तो 70-71 आते हुए हमारी टोटल पैदावार डबल हो गई। इंटायर प्रोडक्शन गॉट डबल्ड इन लेस देन 7-5-6 years. In 1971, the government of India declared India as a food self-sufficient country, and today our agrarian economy, because of that development, is number 2 in the whole world. We must be very proud of these developments, the way it happened. The above revolution carries a few of the other aspects also which we must be able to understand. It was associated, this revolution was associated with loss of biodiversity, loss of soil fertility and enhanced nutrient imbalance, unscientific tapping of groundwater. As you know, what is happening today, groundwater level in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh going down and down. And likewise many other things happened which were associated with wrong utilization of inputs and so on and so forth. Therefore, Indian enigma, एक अजीब सी बात भारतवर्ष के साथ लगी रही कि हम 7-8% तो हर साल उन्नति करते हैं, एडवांस जीडीपी करते हैं, उससे हमारी 40% की वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, जो हम बच्चों को देखें, अगर स्टंटेड बच्चे देखें वर्ल्ड में और वेस्टेड बच्चे देखें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड के 33 से 34% बच्चे स्टंटेड और वेस्टेड हमारे भारत में हमारे बच्चे हैं। ये कितनी विषमता की बात है कि एक तरफ तो हम वर्ल्ड की सेकेंड एग्रेरियन इकोनॉमी है, दूसरी तरफ 34-35% विश्व के स्टंटेड एंड वेस्टेड चिल्ड्रन हमारे हैं। यह नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कहाँ पॉलिसी गड़बड़ है, कैसे हम इसको बदल सकते हैं, यह हमने सोचा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप आगे विकसित नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी हमारी विषमता कम नहीं हो रही है और फार्मर नॉन फार्मर एज ए होल अगर देखें तो 1 और 4 की विषमता है। अगर फार्मर की इनकम 100 है तो नॉन फार्मर जो है, कोई भी नॉन फार्मर हो, उसकी 400 है। तो इतने विषमता के बीच में आप कैसे तेज से दौड़ सकते हैं? अगर ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा है तो आप नहीं तेज चल सकते हैं। अतः जो हमारी विषमता हमारी आमदनी के बारे में है, उसको हम कितना जल्दी ठीक कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। जबकि हम जानते हैं, यह साइंस ने प्रूव कर रखा है कि इंडिया जैसे देशों में या इंडिया में ख़ास तौर से यह पाठक जी आपको बता चुके हैं कि अगर उन्नति कृषि में की जाए तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो हमें करीब 15 से 20% ज़्यादा एडवांटेज देगी हमारी जो कि विषमताओं को दूर करने के लिए। तो ये विषमता की बात है कि हमें कृषि में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा पूरे विश्व का, पूरे देश का फ़ायदा होगा। फिर भी हम
जितना एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करते हैं। तो कई विषमताएं हैं जिनको हमें दूर करना बहुत ज़रूरी होगा, और उन विषमताओं को दूर करने के लिए ही हमने चुना कि एक शब्द एवरग्रीन रिवोल्यूशन की बात की जाए। वो है क्या? जो भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन जी ने बताया था, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी हैं, उन्होंने बताया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन को एडवोकेट करने और अडॉप्ट करने के लिए अगर हमें एवरग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ चलना है तभी संभव हो सकता है कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन को ग्रीन एग्रीकल्चर और ग्रीन इकोनॉमी में बदल पाएंगे। इसके लिए उन्होंने डिफिनीशन बताया कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स साइंटिफिकली रूटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, social and gender equity, thus ensuring enhanced productivity in perpetuity without ecological damage. This system-based revolution is called the evergreen revolution. I hope you will please remember, भारत माता जो है, भारत वासिनी है, ग्राम वासिनी है। अगर आपको एवरग्रीन रिवोल्यूशन लाना है तो भारत के हर किसान के खेत के पास से गुजरना होगा, हर किसान को जोड़ना होगा, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 85 to 87% तक है, और उनकी आमदनी और कम है एज कम्पेयर टू दी अदर एग्रीकल्चर फार्मर्स। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए अगर हम चलें तो देखेंगे कि हमारी विषमताएं तभी थोड़ी दूर हो पाएंगी। भगवान की कृपा से इधर बहुत अच्छी नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि कृषि को, जैसे अब नई जो कृषि की शिक्षा नीति बन रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में हमें चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एनी अदर साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो स्टेम है, इसके बीच में हम एग्रीकल्चर को डाल दें तो स्टेम के बीच में एग्रीकल्चर ए डाल दो तो स्टीम हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। स्टेम इज स्टेम, स्टीम इज पावर। So if you have put agriculture in the middle of science, technology, mathematics and engineering, and this is what you see today, digitalization, you see the satellite-based denied all movements that you are able to see. You are able to see the entire development in the space and so on and so forth. All this is happening because of breaking those lines and putting agriculture or for that purpose other agencies, other systems in the middle of science. And therefore I will urge very strongly, convert STEM into STEAM, और इसको जो कि विद्यार्थी हैं उनको इसमें बढ़ावा दें, तभी एक खेती का, किसान का बच्चा तभी यह अग्रसर होगा कि वह एक किसान के बच्चे को खेती में लाए। अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो किसान का बच्चा, ये नहीं कि जो आज हम देख रहे हैं कि वो खेती से भागता है, वो भागता रहेगा। स्टेम को स्टीम में लाइए, खेती को उत्पादक बनाइए, खेती को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवाइए, और ये संभव है, हो सकता है, और कई जगहों पर हो रहा है, और ऐसा हम कर सकते हैं। अब मुझे लगता नहीं कि टाइम बहुत है हमारे पास इसे बोलने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक शब्द और बोलूँगा, केवल ये बताने के लिए कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो कौन है? सबसे पहले तो किसान है। हमारे किसान की आज की एस्पिरेशन क्या है कि उसको हाई एंड स्टेबल प्रोडक्टिविटी मिले, उसकी इनकम जो है डबल ट्रिपल हो जाए, उसकी जो ड्रजरी है रिड्यूस हो जाए। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग सो फास्ट, उसमें जो कि जेंडर की विषमता है वो कम कर दी जाए, और जो किसान वुमेन फार्मर्स हैं उनके तरफ विशेष ध्यान दिया जाए।
चौथा है कि हम सॉयल, वाटर और एयर को हेल्दी रखने के लिए कि हम जो कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरी है, उसकी एस्पिरेशन ये है कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे देश की बढ़े, डबल हो जाए, हमें लेस से लेस इंपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़े। उसके लिए हमको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, फोर्टिफिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, एक इक्वल सिस्टम बेस्ड अप्रोच लाना पड़ेगा जहाँ की डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकें, और ये हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको आगे करना होगा। हमें कम से कम जो कि जहाँ ज़रूरत है हमको लोन देने की, हम वहाँ लोन ज़रूर दें, और लोन माफ़ी करना कोई ज़रूरी नहीं है कि लोन माफ़ी से ही फ़ायदा होगा। लोन माफ़ी को सोचिए आप, और लोन को कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो पैसा सरकार किसान को देती है, किसान भाई और बहन का यह कर्तव्य होता है कि वो सोचे कि उसको कहाँ इस्तेमाल करें ताकि आगे आने वाले पूरे सभी देश का उससे भला हो। ऐसा हो नहीं रहा है। मैं चाहूँगा कि इस सही बात को भी आप समझें और उस विषमता को दूर करें। अब हम केवल साइंटिस्ट की एक बात कहेंगे। साइंटिस्ट ये चाहता है कि उसको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसको गवर्नेंस सही मिले, उसको प्रमोशन सही तरीके से धोखाबाजी ना हो, और उसको नॉलेज का ज्ञान जो बेस्ट हो सके, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स को हमको अपने में रिक्रूट करना चाहिए। और फाइनली जबकि साइंटिस्ट को जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तभी साइंटिस्ट अपने आप को कंट्रीब्यूट करेगा। अतः इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।